फाइन, वेलकम बैक। और अभी बारी है ड्यूअली कैपेसिटिव सर्किट को लेकर डिस्कस करने का। ये जल्दी डिस्कस करेंगे बिकॉज इसका बेसिक आइडिया जो है ऐसे सर्किट्स को सॉल्व करने का वो तुमको ऑलरेडी पता चल चुका है। ये हमारा ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है, ये हमारा कैपेसिटर है। हम यहाँ पर जो ईएमएफ का वैल्यू है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और हम ये भी कह सकते हैं कि कैपेसिटर के अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा छोटा वी सी मैंने लिख के रखा है, स्मॉल वी सी, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ई नॉट साइन ओमेगा टी ही होगा। यू एग्री विद दिस राइट? ई नॉट साइन ओमेगा टी, बिकॉज इसका अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा कैपेसिटर के अक्रॉस भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लूप रूल लगा के हम बता सकते हैं। सो इन दिस केस यहाँ पर ई नॉट को जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेटर व्यू, ताकि दिखने में अच्छा हो, हम इसको कैपिटल वी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल वी सी इज द पीक वैल्यू इन दिस केस, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर कैपिटल वी सी जो है वो हमारा ई नॉट ही है, ठीक है ना? ओके, हमने वी सी लिख के रखा है। तो इसमें जो फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें जो नेगेटिव चार्ज आएगा, हाँ वो अलग बात है कि इसका पोलैरिटी चेंज होते रहेगा। लेट अस से दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम इसके पास प्लस क्यू चार्ज है, इसमें माइनस क्यू चार्ज है। तो क्यू का वैल्यू क्या होगा? क्यू का वैल्यू होगा एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, क्यू एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, सी इंटू वोल्टेज एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। इज दैट क्लियर? सी इंटू वी सी। तो क्यू सी इंटू वी सी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इज कैपिटल वी सी साइन ओमेगा टी। दिस इज चार्ज क्यू एट एनी टाइम टी। इज दैट क्लियर? हमारा पर्पस क्या था? हमारा पर्पस था हम ये निकालना चाहते थे कि इस कैपेसिटर सर्किट में जो करंट वो वोल्टेज के साथ कैसा रिश्ता मेंटेन करता है। तो करंट निकालने के लिए इट्स ऑब्वियस कि मुझे इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ डी क्यू बाई डी टी, यहाँ पर किया जाएगा आई, यहाँ पर हमने कैपेसिटेंस सी को रख दिया, दिस इज सी, एंड वी सी भी कॉन्स्टेंट है, कैपिटल वी सी रख दिया। साइन ओमेगा टी को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या मिलेगा? कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पर एक ओमेगा बचा। इज दैट क्लियर? अभी अगर मैं इसको सजा के लिखूँ, ध्यान से देखना, वी सी डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी, ऐसे करके लिख सकता हूँ। और यहाँ पर कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। और जो लास्ट वीडियो में मैंने लॉजिक दिया तो वो लॉजिक फिर से देने वाला हूँ कि अगर तुम इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो कि ये डायमेंशनलेस है ना? दैट मीन्स यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में अगर करंट का डायमेंशन है वी सी बाई 1 बाई ओमेगा सी, इसका भी डायमेंशन करंट का ही होना पड़ेगा। और अब ऊपर अगर वोल्टेज है तो नीचे कौन सा यूनिट आएगा? बिकॉज करंट वोल्टेज पर रेजिस्टेंस होता है, तो नीचे वाला जो है इसका अगर मैं डायमेंशनल एनालिसिस करूँ, इसका अगर मैं डायमेंशन लिखूँ, इसका भी डायमेंशन ओम्स में ही आएगा। सो एक नोटेशन दे देते हैं इसको, लेट्स गिव दिस ए नोटेशन, थोड़ा सजा के लिखते हैं अच्छे से। दैट इज आई इन दिस केस इज इक्वल टू कैपिटल वी सी, दैट इज द पीक वैल्यू, डिवाइडेड बाई एक्स सी लिख दिया हमने। और एक्स सी क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। रेजिस्टेंस का ही काम करता है लेकिन रेजिस्टर नहीं है, इसलिए हमने इसको रेजिस्टेंस नहीं बुलाया है, इसको हमने एक अलग नाम दिया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मैं बाकी को लिख के रखता है एक बार, दैट इज साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। और यहाँ पर जो एक्स सी है, इस एक्स सी को हम क्या लिख सकते हैं? इन दिस केस एक्स सी इन दिस केस कैन बी रिटन एज 1 बाई ओमेगा सी, ऐसे लिख सकते हैं। सी कैपिटल सी इज द कैपेसिटेंस इन दिस केस, थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ, और इसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बुलाते हैं। ये भी कुछ करंट जैसा ही फंक्शन परफॉर्म करता है। ये भी एक कैपेसिटिव सर्किट में करंट के फ्लो को क्या करेगा? अपोज करेगा। उसी अपोजिशन को एक्स सी रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है ना? तो यहाँ पर इसको मैं अगर आई इक्वल टू, ध्यान से देखो, आई का मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू कितना होगा? वी सी बाई एक्स। इज दैट क्लियर? बिकॉज साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 होता है तब आई का ये जो वैल्यू होगा वी सी बाई एक्स, तब आई का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम होगा। सो इन दिस केस कैपिटल वी सी बाई एक्स को हमने कैपिटल आई सी लिख दिया, चलेगा। और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? दैट इज साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख दिया, ठीक है ना? और यहाँ पर ये जो आई सी है, ध्यान देना, आई सी याद रखना, दिस इज पीक वैल्यू। इसको हम क्या लिख सकते हैं? वी सी, जो भी वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर का पीक वैल्यू है, इनटू डिवाइडेड बाई एक्स लिख सकते हैं, जिसको हम सजा के ऐसे लिख सकते हैं, peak value of voltage across the capacitor is equal to peak value of current across the capacitor into XC, ऐसा लिख सकते हैं। भूलो मत, सब पीक वैल्यूज है। दिस इज पीक वोल्टेज,
अलग अलग बुक्स में इसका नोटेशन अलग अलग है। मैंने यहाँ पर VCIC इसलिए लिखा बिकॉज इसके बाद जो ग्राफ और तुमको जो मैं फेजर डायग्राम दिखाऊंगा उसमें जो फेजर का जो लेंथ है ना उसको VC और IC में एक्सप्रेस किया गया है। दैट इज़ द रीज़न मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। कहीं कहीं इसको VC नॉट भी लिखा जाता है और IC नॉट भी लिखा जाता है, एक छोटा सा गोला बना देते हैं तो रिप्रेजेंट की ये एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू है। दिस इज पीक करंट, ठीक है ना, दिस इज पीक करंट। एंड लेट अस गेट बैक टू आवर मेन पर्पस। तो अगर मैं फेज को कंपेयर करूं, करंट एंड वोल्टेज के फेज को कंपेयर करूं, इट्स सो ऑब्वियस दैट इन दिस केस करंट जो है वो वोल्टेज से लीड कर रहा है। दैट मीन्स आई कैन से करंट इन ए कैपेसिटर ऑलवेज लीड्स द वोल्टेज, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। करंट, इसको हमेशा याद रखना, करंट इन ए कैपेसिटर always voltage, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट है दिस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस लाइन को याद रख के ही फेज डिफरेंसेस याद रखता हूँ। करंट इन ए कैपेसिटर, CC याद रखना, ये भी C है, ये भी C है। करंट इन ए कैपेसिटर ऑलवेज लीड्स द वोल्टेज। इस लाइन को मैंने रट कर रख दिया, सिर्फ मैं ये लाइन याद रखता हूँ, बाकी सब मुझे याद है। देखो रेजिस्टर के केस में क्या है कि करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर दे आर ऑलवेज इन द सेम फेज, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंडक्टर में करंट आगे है या वोल्टेज पीछे है, या कैपेसिटर में क्या होता है, इसमें कभी कभी बाद में जाके कंफ्यूजन होता है। तो मैं सिर्फ एक ही लाइन याद रखता हूँ कि करंट इन ए कैपेसिटर लीड्स द वोल्टेज। इंडक्टर में ठीक उल्टा होता है कि करंट इन एन इंडक्टर ऑलवेज लैग्स द वोल्टेज। समझ में आया? तो तुमको दोनों लाइन्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसी लाइन से याद रखता हूँ, करंट इन ए कैपेसिटर लीड्स द वोल्टेज। ये अगर याद है तो तुमको बाकी सारा चीज़ याद रहेगा, कभी तुम्हारा सिली मिस्टेक नहीं होगा इन सिचुएशंस को हैंडल करने में। करंट इन ए कैपेसिटर ऑलवेज लीड्स द वोल्टेज, मतलब करंट अगर लीड करेगा तो वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा। कितने से लीड कर रहा है भाई साहब? 90 डिग्री से। करंट जो है वो 90 डिग्री से लीड कर रहा है। इंडक्टर में भी क्या था, यहाँ पर करंट अगर लीड करेगा, इंडक्टर में करंट लैग करता है। कितने से लैग करता है? 90 डिग्री से लैग करता है। ठीक है, यहाँ पॉज करके लिखो, आगे बढ़ते हैं। ओके, दिस इज द ग्राफ्स, प्यारा सा ग्राफ है, हमने बहुत बार इसको लेके ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, अभी तुमको समझ में आ चुका होगा। करंट इन कैपेसिटर ऑलवेज लीड्स, करंट अगर लीड कर रहा है, देखो करंट पहले पीक कर जा रहा है, वोल्टेज बाद में पीक कर रहा है। इज दैट क्लियर? इट्स ऑब्वियस, ठीक है ना। एंड अभी अगर इनके बीच का फेज डिफरेंस चेक करूँ तो दोनों का जीरो वैल्यू से एक बार चेक करो। ये येलो वाले का जीरो वैल्यू है और ग्रीन वाले का जीरो वैल्यू है, और इन दोनों के बीच का अगर एंगल डिफरेंस देखना चाहोगे, एंगल डिफरेंस निकालने के लिए इस येलो कर्व को देखो। येलो कर्व का वैल्यू 0 से इंक्रीज होकर π/2 तक पहुंचा है, तो ये जो एक साइन कर्व है इनके बीच का ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, π/2। सो इट्स ऑब्वियस कि करंट जो है इन दिस केस वोल्टेज से कितना एंगल आगे है, 90 डिग्री आगे है। इज दैट क्लियर? करंट लीड कर रहा है। वैसे ही ग्राफ बनाए VC जो ये पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मैंने हमेशा कहा था ये जो वेक्टर का लेंथ है वो पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये जो IC है, जो वेक्टर का लेंथ है, ये पीक करंट को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर हमने अपने फेजर को फ्रीज किया है, T टाइम में फ्रीज किया है। और इस येलो वाले का जो शेडो बन रहा है VC, ये छोटा वाला VC, ये इस वक्त का कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये ग्रीन वाले का जो शेडो बन रहा है, छोटा वाला IC, ये इस वक्त का कैपेसिटर के अक्रॉस कितना करंट है, उस सर्किट में कितना करंट है एट टाइम t, उसको रिप्रेजेंट करता है। एंड एज वी नो करंट लीड करता है, तो हमने इस वोल्टेज वाले फेजर से 90 डिग्री आगे बनाया है करंट वाले फेजर को। मैंने सिखाया था कि एंटी क्लॉकवाइज अगर हम घूमेंगे तो एंगल बढ़ेगा, यहाँ पर एंगल को बढ़ना है। अगर इसका फेज अगर मैं ओमेगा t लिखूंगा तो करंट वाले का फेज कितना होगा, ओमेगा t प्लस π/2। सो π/2 एंगल आगे है, इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? ऑब्वियस है, लिख कर रखो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके ओके, नाउ लेट्स हैव सम फिजिकल डिस्कशन अबाउट की कैपेसिटिव रिएक्टेंस आता है तो कहाँ से आता है। एक बार थोड़ा सा इसका एक्सप्रेशन फिर से लिख देता हूँ, XC दैट इज इक्वल टू 1/ωc। इसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। और ध्यान से देखो यहाँ पर जो XC जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, कम होगा। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स अगर तुमको इंडक्टर का डिस्कशन याद है
तो यहाँ पर मैं क्या कहूँगा कि अगर तुम एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल हमारे कैपेसिटिव सर्किट में फीड करते हो, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ओमेगा का वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा होगा, एक्सी का वैल्यू बहुत कम होगा और वो अपोजिशन बहुत कम ऑफर करेगा और वो सिग्नल को पास करने देगा, राइट। अगर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, ओमेगा का वैल्यू अगर बहुत छोटा है, एक्सी का वैल्यू बहुत बड़ा होगा, वो बहुत ज़्यादा अपोजिशन ऑफर करेगा। मतलब लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को कैपेसिटर अपोज करेगा, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को कैपेसिटर आराम से पास करने देगा। दैट इज द रीजन हमें कैपेसिटर को हाई पास फिल्टर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? हाई पास फिल्टर। ठीक है। सेकेंडली नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि यार ये कैपेसिटर अपोजिशन कैसे ऑफर करता है? हाउ डज ए कैपेसिटर अपोज? ध्यान से देखो, बहुत सिंपल सा है, मैं एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ। देखो कैपेसिटर में चार्ज क्या होता है? डिपॉजिट होता है, राइट। बैटरी से चार्ज निकलता है और कैपेसिटर में प्लेट्स में डिपॉजिट होता है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस प्लेट में धीरे धीरे जब चार्ज डिपॉजिट होना चालू होगा, जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हो रहा है और इस प्लेट में पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो रहा है, तो ये जो करंट आ रहा है ये और पॉजिटिव चार्जेस को लेके आ रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज ब्रिंगिंग न्यू पॉजिटिव चार्जेस ऑन ए प्लेट विच इज ऑलरेडी कंटेनिंग previous positive charges. There is some pre-existing already existing positive charges on this plate. तो जो नया पॉजिटिव चार्जेस आना चाहता है उनको तो ऑपोजिशन मिलेगा ना, बिकॉज ये प्लेट भी पॉजिटिव है और प्लेट ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसमें तुम और भी पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट करने का कोशिश कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो बेसिकली क्या करेगा, इस इनकमिंग पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो को ये एग्जिस्टिंग जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, अपोज करेगा और उसी अपोजिशन को ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्वांटिफाई करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते, लेट्स मूव अहेड। इसको मिटा देता हूँ। फाइन, ये पूरा शॉर्ट में सब कुछ बताया गया है। बहुत प्यारा सा टेबल है, इसको देखने से सब कुछ याद आ जाना चाहिए। सर्किट एलिमेंट्स हमने रेजिस्टर को लेकर डिस्कस किया, कैपेसिटर को लेकर डिस्कस किया, इंडक्टर को लेकर डिस्कस किया। एम्पलीट्यूड रिलेशन मतलब पीक रिलेशन, एम्पलीट्यूड को हम पीक भी कह सकते हैं। ठीक है ना। पीक वैल्यू, पीक वोल्टेज अक्रॉस दी रेजिस्टर इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर। ये भी पीक है यार, मैंने वहाँ पर कैपिटल वी से रिप्रेजेंट किया था और इसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया था इस टेबल में। एक्चुअली ये जो पिक्चर्स है ना, मैं एक्चुअली इंटरनेट से बुक्स से लेता हूँ, अलग अलग बुक से लेता हूँ। मैं बहुत ढूंढता हूँ कि यार कहाँ पर अच्छे से इन चीज़ों को रिप्रेजेंट किया है और उसको डालता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो अलग अलग बुक से लेता हूँ तो थोड़ा सा नोटेशन का डिफरेंस आ जाता है, तो तुम लोड मत लेना। ठीक है ना, सिंपल है यार, आई नो तुमको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर पीक वैल्यूज है, तो कैपेसिटर में भी पीक वैल्यू का यही रिलेशन है। अगर आई आर याद है तो आई नॉट इंटू कैपेसिटर के केस में रेजिस्टेंस का काम कौन करता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस करता है, तो हमने एक्स लिख कर रखा। एंड वी नॉट ये हो गया peak value of voltage across the inductor, and that is equal to what, I naught into XL. This is very simple. Circuit quantity R, XC, XL, ये तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखो फेज ऑफ V इन फेज विद I, देखो V का फेज बता रहा है। ठीक है ना। ओके, रेजिस्टर जो है, रेजिस्टर का जो वोल्टेज है और करंट है, देयर इन द सेम फेज, देयर इन द सेम फेज। लेकिन कैपेसिटर के केस में मैंने क्या कहा था, याद करो मैंने क्या सिखाया था। मैंने ये सिखाया था कि करंट इन ए कैपेसिटर ऑलवेज लीड्स, और यहाँ पर वोल्टेज के फॉर्म में बोला है करंट इन ए कैपेसिटर लीड करता है। करंट लीड करता है तो वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा। तो फेस ऑफ वी विल लैग करंट बाय 90 डिग्री। बात समझ में आया? तो इसको देख के कंफ्यूज मत होना, ये वोल्टेज के रेस्पेक्ट में बोला गया है कि वोल्टेज करंट कैपेसिटर में अगर लीड करता है तो वोल्टेज लैग कर रहा होगा, वही लिखा है वोल्टेज लैग कर रहा है 90 डिग्री से, और इंडक्टर में ठीक उल्टा होता है, तो वोल्टेज लीड कर रहा है बाई 90 डिग्री। ठीक है। और एक बढ़िया सा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको देखो। इन डीसी ओमेगा इक्वल टू 0, बिकॉज डीसी में जो वोल्टेज है वो टाइम के साथ बदलता नहीं है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी 0 है। तो एक्सएल का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, एक्ससी का वैल्यू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है, एक्सएल का वैल्यू 0 मतलब नो अपोजिशन, राइट। एंड एक्ससी का वैल्यू इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट अपोजिशन, है ना। और ऐसा ही तो होता है, खुद सोच के देखो। अगर ओमेगा 0 है, नो वेरिएशन ऑफ करंट, मतलब वोल्टेज का कोई वेरिएशन नहीं है, करंट का वेरिएशन नहीं है। और मैंने क्या सिखाया था कि अगर सर्किट में करंट वैरी नहीं करता तो इंडक्टर एक नॉर्मल कंडक्टिंग वायर जैसा बिहेव करता है, राइट। पढ़ाया था, बिकॉज एल डी आई बाई डी टी, इंडक्टर के पास जो बैक ईएमएफ होता है उसका फॉर्मूला क्या है, बैक ईएमएफ का जो फॉर्मूला था ई एल, दैट वाज एल डी आई बाई डी टी।
अगर तुम्हारा वोल्टेज ही वेरी नहीं कर रहा, करंट भी वेरी नहीं कर रहा, तो ये क्वांटिटी तो जीरो हो गया, सो देयर इज नो बैक ईएमएफ। इन दैट केस इंडक्टर का कोई काम ही नहीं रहा, वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, वो एक सिंपल कंडक्टिंग वायर जैसा बिहेव करेगा। दैट इज द रीजन डीसी सर्किट में एक्सएल का वैल्यू कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। Like inductor will offer no opposition. लेकिन what about a capacitor in a DC circuit? कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होने के बाद उस सर्किट में करंट क्या हो जाता है? When the capacitor gets fully charged, the current in the circuit becomes zero. There is no current in the circuit. तो हम इसको कह सकते हैं ना कि the capacitor is offering what? Infinite opposition, right? Because वो करंट को फाइनली जीरो कर देता है, so infinite opposition ऑफर कर, ठीक है। इसलिए एक्सी का वैल्यू क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है अगर हम डीसी सर्किट में देखते हैं, ठीक है। इसको भी लिख के रखो, बहुत प्यारा सा, बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर बस हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है। इट्स सिंपल। देखो इम्पीडेंस Z है, अच्छा इम्पीडेंस नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, अभी फिलहाल रिएक्टेंस से काम चलाओ, ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या किया है, रिएक्टेंस के वैल्यू को प्लॉट किया है, ठीक है। आप इम्पीडेंस सुन के कंफ्यूज मत होना, इम्पीडेंस समझाऊंगा, अभी रिएक्टेंस के ग्राफ को प्लॉट किया है। वी ऑल नो कि एक्सी इज इक्वल टू 1/ωc, एक्स इक्वल टू ओमेगा एल। रेजिस्टर का वैल्यू तो आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होता है। और देखो यहाँ पर हमने वेरिएशन किसके रेस्पेक्ट में प्लॉट किया, ओमेगा के रेस्पेक्ट में। ओमेगा बदलेगा लेकिन रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं बदलेगा, तो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू दी ओमेगा एक्सिस। इज दैट क्लियर? एंड हमको पता है कि यहाँ पर एक्स जो है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। ओमेगा जैसे ही इंक्रीज करेगा एक्स का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और यहाँ पर एक्सएल जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो एक्सएल भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दिस इज ऑफ द फॉर्म वाई इक्वल टू एम एक्स, है ना, जहाँ पर एक्स ओमेगा है और वाई का वैल्यू क्या है, एक्सएल। सो इट विल बी स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। बेसिक सिंपल एकदम ईजी ग्राफिकल प्लॉट है, ठीक है ना। अच्छा अभी ध्यान से सुनो, अभी यहाँ पर जो मैंने तुमको लिख के दिया ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बहुत स्टूडेंट्स में ये बहुत तगड़ा मिसकंसेप्शन है, तो ध्यान से सुनो। रिमेंबर दैट वी कैन राइट वी आर इक्वल टू आई आर। ये जो वी आर है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस। ये जो आई है ये भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, वी आर इक्वल टू आई आर। उस वक्त का करंट और उस वक्त का वोल्टेज रेजिस्टर में ऐसे कनेक्टेड है, वी आर इक्वल टू आई। और ये हो गया पीक वैल्यूज, ये तो मैंने तुमको डिराइव करके दिखाया था। मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस ए रेजिस्टर कब होगा, जब रेजिस्टर के थ्रू मैक्सिमम वोल्टेज थ्रू द रेजिस्टर विल बी इक्वल टू व्हाट, आई नॉट इनटू आर, राइट। और वी नॉट एल जो इंडक्टर के अक्रॉस पीक वोल्टेज होगा उसको हम आई नॉट इंटू एक्स लिख सकते हैं। आई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड द पीक वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज आई नॉट इंटू एक्स, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। पीक वैल्यूज याद है ना, मैंने थोड़ी देर पहले तुमको ये सब करके दिखाया था। पर एक बात हमेशा याद रखना कि हम कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को दिस वी है सफिक्स एल, दिस वी सफिक्स सी, दिस आई दे रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। ये जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं मतलब एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम उस इंडक्टर में जितना करंट है और उस इंडक्टर के अक्रॉस जितना वोल्टेज है उसका ये रिलेशन वैलिड नहीं होगा। एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम उस वक्त कैपेसिटर के थ्रू जितना करंट फ्लो कर रहा है और कैपेसिटर के अक्रॉस जितना वोल्टेज है उनको हम ऐसा रिलेट नहीं कर सकते यार। वी कैन नॉट रिलेट देम दिस वे because you need to understand in case of a capacitive circuit, in case of an inductive circuit, in case of a capacitor and inductor, the current and the voltage, there is an existing phase difference between them. करंट एंड वोल्टेज के बीच एक फेज डिफरेंस है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। दोनों एक ही टाइम पीक नहीं करते, बात को समझो। तो हम डायरेक्टली ऐसा लिख नहीं सकते। तुमको पता है ना कि अगर हम ओमेगा को कांस्टेंट रखते हैं, किसको रखते हैं, ओमेगा को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो यहाँ पर ये एक्सएल और एक्स भी कांस्टेंट होगा, राइट। तो अगर मैं ऐसा रिलेशन लिख दूँ इसका मतलब ये है कि जब करंट मैक्सिमा होगा तो वीएल को भी मैक्सिमा होगा। इस रिलेशन का तो यही मतलब है। और यहाँ पर जब करंट मैक्सिमा होगा तो वीसी के वैल्यू को भी क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमा होना पड़ेगा एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। लेकिन
हमने तो यही सीखा है ना कि ऐसा नहीं होता। करंट इन अ कैपेसिटर ऑलवेज लीड्स द वोल्टेज। करंट पहले लीड कर जाता है, करंट पहले मैक्सिमम अटेन कर लेता है, उसके बाद वोल्टेज लीड करता है, उसके बाद वोल्टेज मैक्सिमम अटेन करता है इन केस ऑफ ए कैपेसिटर। इन केस ऑफ एन इंडक्टर करंट लैग करता है, पहले वोल्टेज पीक कर जाता है, पहले वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू आ जाता है, उसके बाद करंट का मैक्सिमम वैल्यू आता है। दोनों का वैल्यू साइमल्टेनियसली मैक्सिमम तक नहीं पहुंचता। लेकिन हमने रेजिस्टर के केस में इन इंस्टेंटेनियस वैल्यू को ऐसे कैसे लिख दिया? VR जो है दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, और I जो है दैट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। यहाँ वैलिड है, लेकिन ये करेक्ट है। एंड आई होप सो तुम्हें इसका रीज़न भी पता है, बिकॉज हमने देखा है कि रेजिस्टर में जो करंट फ्लो करता है और उसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है दे आर इन फेज, दे आर इन फेज। जब वोल्टेज बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगा, जब वोल्टेज पीक करेगा उसी वक्त करंट भी पीक करेगा। दैट इज द रीजन इन केस ऑफ ए रजिस्टर हम उनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को हम ऐसा लिंक कर सकते हैं, लेकिन कैपेसिटर एंड इंडक्टर के केस में उनके अक्रॉस का जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस है और उनके थ्रू उस वक्त का जो करंट है उनको हम ऐसा रिलेट नहीं कर सकते। पीक वैल्यूज को लिख सकते हैं, राइट, लेकिन इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को हम ऐसा लिख नहीं सकते। सिंपल रीजन है देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन केस ऑफ ए कैपेसिटर एंड इंडक्टर। ठीक है, पक्का समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत। मैंने बहुत बच्चों को देखा जिनका जिनका ये आइडिया क्लियर नहीं है। अच्छे से लिख के रखो, जितना हो पाए। मैं तुमको सारा आइडियाज़ दे रहा हूँ, मैं कुछ नहीं छोड़ रहा, बट अभी तुम्हारा काम है कि तुम कितने अच्छे से इन चीज़ों को लिखते हो, समझते हो, प्रैक्टिस करते हो, कल्टिवेट करते हो। ठीक है, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को हम यहाँ पर ही कंक्लूड करते हैं। टेक केयर, बाय।